बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ़ हमारे पास दो मैट्रिसेस दे रखे हैं, या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स है, ये दो मैट्रिसेस दे रखे हैं और ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, एक्स वाई एंड जेड। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे मैंने क्या बोला कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके मैं आप लोगों को 100% वीडियो लेक्चर बना के दूंगा। तो यहाँ पे ये क्या है कि अभी हम लोग बाद में करेंगे एनसीईआरटी के, जब एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो इसमें दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल दे रखा है, तो बोल रहा है ए बी सी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? अगर ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो इन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, जो कि दिख रहा है। ये क्या हमारे पास 3/3 ऑर्डर का है, ये क्या हमारे पास 3/3 ऑर्डर का है, मतलब दोनों के नंबर ऑफ रोज एंड दोनों के नंबर ऑफ कॉलम सेम है। अब इतने से काम नहीं चलेगा, फिर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये x+3 क्या हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट ऑर्डर का एलिमेंट है, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, और यहाँ पे सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है 0। तो x+3 किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हमें x+3 की वैल्यू आ गई, क्या आ गई? -3। फिर ये क्या हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, और यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है? 6। देन z+4 किसके इक्वल होना चाहिए? 6 के। तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, और यहाँ से ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है? 3y - 2। इस दोनों को इक्वेट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पे क्या है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेम है, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे क्या? a - 1, यहाँ पे क्या? -3। इसको इक्वल करोगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। सेम लाइन पे सबको इक्वल करते जाओ, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते जाओ, हमें a b c x y एंड z की वैल्यूज मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या है? x+3 किसके इक्वल होना चाहिए? x+3 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई? -3। तो ये एक हमारा x का वैल्यू आ गया। उसके बाद क्या है फिर? z+4 किसके इक्वल होना चाहिए? z+4 शुड बी इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से हमें z का वैल्यू क्या मिल गया? -2। तो z का वैल्यू भी मिल गया। उसके बाद क्या है? 3y, यहाँ पे क्या हमारे पास? 2y - 7। 2y - 7 किसके इक्वल होना चाहिए? ये क्या 2y - 7? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है? 3y - 2। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें? 3y, ये हो जाएगा y - 2 + 7 = 0। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिल गई? -5। तो y की भी वैल्यू मिल गई हमें। फिर सेम लाइन पे a - 1 किसके इक्वल होना चाहिए? यहाँ से a - 1 -3 के। a - 1 शुड बी इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिल गई? -3 + 1, दिस इम्प्लाइज डैट a इज इक्वल्स टू -2। तो हमें a की वैल्यू भी मिल गई। फिर क्या हमारे पास? 2c + 2। ये जो 2c + 2 है, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, और यहाँ पे सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है 0। इसको आपस में इक्वेट कर दो। 2c + 2 किसके इक्वल होना चाहिए? 2c + 2 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें c का वैल्यू क्या मिल गया? -1। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद फिर क्या है? b - 3 किसके इक्वल होना चाहिए? 2b + 4। तो b - 3 इज इक्वल्स टू 2b + 4। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? इसको ले आओ तो b + 4 + 3 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू क्या मिल गई? -7। तो b की वैल्यू भी मिल गई हमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो गया, बस यही निकालना था। तो हमारा आंसर क्या हो गया? एक तो x का वैल्यू हमें मिल गया -3, फिर y का वैल्यू मिल गया हमें -5, फिर z का वैल्यू मिल गया -2, फिर हमें a का वैल्यू मिल गया -2, फिर c का वैल्यू -1 और b का वैल्यू -7। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब क्या बोल रहा है कि बोला है फॉरवर्ड, सेम क्वेश्चन है, इसको डू इट योर सेल्फ लिखा है बट चलो कर देता हूँ। फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल। ये दोनों मैट्रिसेस x और y के किस वैल्यू के लिए इक्वल है? ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है? ए मैट्रिक्स दे रखा है हमारे पास 2x + 1 और 0, और यहाँ पे दे रखा है 3y y² - 5y, ठीक है। एंड बी मैट्रिक्स क्या दे रखा है?
बी मैट्रिक्स दे रखा है एक्स प्लस 3 और यहाँ से क्या आ रहा है वाई स्क्वायर प्लस 2 एंड 0 माइनस 6। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी का वैल्यू निकालो सच डैट बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल। तो सबसे पहले ये 2x2 ऑर्डर का दोनों मैट्रिक्स है, तो रो कॉलम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। अब अगर ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के इक्वल है तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि A11 मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 2x प्लस 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या है 2x प्लस 1, यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या x प्लस 3, तो 2x प्लस 1 किसके इक्वल होगा x प्लस 3 के। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल गया, x इज इक्वल्स टू क्या 2, ये हमारा आंसर हो गया। तो एक तो आंसर ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद सेम लाइन पे सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि वाई स्क्वायर प्लस 2 किसके इक्वल होना चाहिए 3y के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिला वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ से y माइनस बी तो 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 2/2। तो यहाँ से क्या मिल गया 3 प्लस माइनस 8 तो 1/2। तो y के दो पॉसिबल वैल्यूज़ आ गए 4/2 तो 2 एंड 1, ठीक है। ये जो y के दो पॉसिबल वैल्यूज़ आए ये हमने कैसे निकाला, ये हमने निकाला किसको इक्वेट करके A12 इज इक्वल्स टू B12, इसको इक्वेट किया हमने यहाँ पे। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया ये इक्वेशन मिला, इसको सॉल्व किया तो हमें y के दो पॉसिबल वैल्यूज़ मिल गए। मतलब फर्स्ट ए मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को और बी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को इक्वेट किया तो हमें y के दो वैल्यूज़ मिल गए। बट यहाँ पे देखो वेरिएबल तो यहाँ पे भी है, ये भी आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैंने A22 इज इक्वल्स टू B22 किया, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से इक्वल किया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से क्या मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 5y, ये किसके इक्वल मिल जाएगा -6 के। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 6/2a, तो 2 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला 5 प्लस माइनस 25 माइनस 1/2, तो 6/2 3 एंड 4/2। तो यहाँ से y के दो पॉसिबल वैल्यूज़ मिल गए। अब देखो यहाँ से हमें y के क्या मिला पॉसिबल वैल्यू 2 एंड 1 और यहाँ से हमें क्या मिला 3 एंड 2। तो y का वैल्यू क्या ले, ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का कॉमन जो सॉल्यूशन है वो होगा y का आंसर। क्यों, बिकॉज अगर तुमने y का वैल्यू 2 लिया, सॉरी अगर यहाँ पे y का वैल्यू 1 लिया तो ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा बिकॉज इसको इक्वेट किया है ना हमने। तो y का वैल्यू क्या मिला हमें 2 एंड 1। तो अगर हमने y का वैल्यू 1 लिया तो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट और बी मैट्रिक्स के मीन्स ए मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट और बी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट इक्वल हो जाएगा। बट अगर हमने y का वैल्यू यहाँ 1 ले लिया तो फर्स्ट मैट्रिक्स के ये जो A22 है और यहाँ पे A22 है ये आपस में इक्वल नहीं होगा। करके देख लो, y का वैल्यू 1 लोगे तो क्या होगा 1 माइनस 5 क्या होगा 1 माइनस 5 -4, बट यहाँ पे तो -6 है तो ये तो इक्वल ही नहीं होगा। तो मतलब क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट और सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट आपस में अगर इक्वल नहीं होगा तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा। तो फिर अगर मैंने y का वैल्यू 2 ले लिया, 2 तो यहाँ से भी आ रहा है, मतलब इसको इक्वेट करके A22 को भी इक्वेट करके 2 आ रहा है और A12 को भी इक्वेट करके 2 आ रहा है और A22 को भी इक्वेट करके 2 आ रहा है। तो अगर मैंने y का वैल्यू 2 लिया जो कि कॉमन है, इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन है, 2 लिया तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ये दोनों भी सेटिस्फाई हो जाएगा, मीन्स ये दोनों भी इक्वल आ जाएगा और ये दोनों भी इक्वल आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 y इज इक्वल्स टू क्या इम्प्लाई कर रहा है y इज इक्वल्स टू 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एक तो y का वैल्यू 2 आ गया,
एक हमारा ये आंसर हो गया और एक दूसरा आंसर क्या हो गया हमारा x इज इक्वल्स टू 2, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आगे होगी बात समझ में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की क्या क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आया पहला मैट्रिक्स जो आया वो आया रो मैट्रिक्स। ये कुछ नहीं है, डेफिनेशन है, बस एक बार सुन लो। रो मैट्रिक्स में क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, बस हो गया, यही डेफिनेशन है। अगर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो है, चलो लिख देता हूँ, इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। मतलब कि किसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब उसमें सिर्फ एक रो हो। कॉलम्स कितने हो सब चलेंगे, 2 कॉलम हो, 1000 कॉलम हो, लाख कॉलम हो, सब चलेगा, बट रो एक होना चाहिए। ठीक है, रो अगर एक से ज़्यादा हुआ तो फिर वो रो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। थस इफ ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स लिया हमने AIJ, इसका ऑर्डर क्या बोल दिया, M/N इज अ रो मैट्रिक्स। अगर ये रो मैट्रिक्स हुआ देन यहाँ पे m शुड बी इक्वल्स टू 1। n पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, n क्या हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो m पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, n पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट नंबर ऑफ रोज एक होना चाहिए। एक एग्जांपल देख लो, फर्स्ट में एक ही रो होना चाहिए। एक मैट्रिक्स बोला हमने ऐसे 1, चलो 2, 3, 4, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स है। क्यों, बिकॉज एक ही रो है, और कॉलम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4 कॉलम्स है, तो ये क्या हो गया, 1/4 ऑर्डर का एक रो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अगर मैंने एक लिया बी मैट्रिक्स ले लिया, ऐसे मैंने बोल दिया 1, अच्छा ये भी एक मैट्रिक्स है, 1 लिख दिया, तो ये भी एक मैट्रिक्स है, इसमें रोज कितने 1 एंड कॉलम्स कितने 1, तो ये भी रो मैट्रिक्स है, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ रो 1 है। ठीक है, चलो एक थर्ड एग्जांपल, सी मैट्रिक्स ले लिया, मान लो इसको ले लिया -1, 0, ये क्या 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एक रो 2 कॉलम, ये भी एक रो मैट्रिक्स है। तो बस यही था। सेम लाइन पे जो हमारा सेकंड है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, मैट्रिक्स ओनली 1 कॉलम, बस हो गया, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, यही हो जाएगा। दस इफ ए, एक जनरल मैट्रिक्स ले लिया हमने AIJ M/N इज अ कॉलम मैट्रिक्स, इफ, अब सुनो, अब रो पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मीन्स m पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब n क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लो, हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 1, 2, 3, अब इसमें कितने रोज है, 3 रोज है, बट कॉलम तो 1 है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। अगर मैंने ऐसे बोल दिया, बी मैट्रिक्स बोल दिया, इसमें एक ही एलिमेंट 0 ले लिया, तो ये 1/1, इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 1 है, तो ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है।
ठीक है। तो देखो जब भी रो मैट्रिक्स जो होता है ना वो हॉरिजॉन्टल दिखता है, रो मैट्रिक्स जो होता है वो हॉरिजॉन्टल दिखता है, ऐसे दिखेगा, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स कैसे दिखेगा, वर्टिकल दिखेगा। हो गया ये बी पार्ट। अब सी पार्ट पे आते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या है कि मान लो इसको तुम ऐसे देखो, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, जनरल मैट्रिक्स ले लिया ए आई जे, जिसका ऑर्डर हमने बोल दिया m बाई n, और इसे हमने क्या बोल दिया कि ये एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। क्या है ये, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है ये। अगर ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है तो इसमें क्या होगा कि m जो होगा मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ रोज होगा वो नंबर ऑफ कॉलम से कम होगा। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम होगा तो जो हमारा मैट्रिक्स होगा ना वो ऐसे वर्टिकल दिखेगा, इस टाइप का आएगा मैट्रिक्स, ऐसे आएगा, वर्टिकल दिखेगा, ठीक है। कब, जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, एक मैट्रिक्स हमने ले लिया A 2 - 1 9 3 4 0 5 8, ये इसका ऑर्डर क्या हमारे पास 2/4 ऑर्डर है, 2 रोज एंड 4 कॉलम्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 जो है हमारा लेस देन है ना 4, मतलब नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ कॉलम से छोटा है। तो देख लो ये मैट्रिक्स कैसा दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, बट यही है इसमें। अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो गया तो वर्टिकल भी समझ में आ गया होगा। वर्टिकल मैट्रिक्स ये कुछ नहीं, बस एक डेफिनेशन है, एक बार सुन लो याद हो जाएगा। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या है समझ में आ गया होगा। ए मैट्रिक्स हमारे पास है ए आई जे, जिसका ऑर्डर है m बाई n, और अगर ये वर्टिकल मैट्रिक्स है, अगर ये एक वर्टिकल मैट्रिक्स है तो उल्टा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल का जो केस होगा उसका अपोजिट हो जाएगा, m शुड बी ग्रेटर देन n। मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज जो होंगे इस बार नंबर ऑफ कॉलम से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। तब क्या होगा, हमारा मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, वर्टिकल दिखेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने, 2 - 1 2 - 1 3 4 0 8 5 6, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है 4/2। यहाँ पे बताओ 4 हमारा क्या है, ग्रेटर है 2 से, मीन्स क्या है, नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये क्या हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। देख लो ऐसे ये वर्टिकल दिख रहा है और ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, ठीक है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया हमारा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया। अब आते हैं हम लोग डी के बाद ई पार्ट। ई में क्या है, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो नल मैट्रिक्स में क्या है कि अगर मान लो कि चलो डेफिनेशन में ये होगा कि मैट्रिक्स हैविंग ईच एलिमेंट्स ज़ीरो। अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। अब ज़ीरो और नल मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रही है बात। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, बट कंडीशन क्या है कि सारे एलिमेंट को क्या होना होगा, ज़ीरो। मान लो एक मैट्रिक्स मैंने ऐसे ले लिया 0 0 0 0, इसका ऑर्डर क्या 2/2। अब देख लो इसके जितने भी एलिमेंट है, 4 एलिमेंट ये सब ज़ीरो हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा एक नल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। नल मैट्रिक्स को इन जनरल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ज़ीरो से नहीं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में ज़ीरो दे दो और राइट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स दे दो, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते हो, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। क्यों, बिकॉज मैंने बता रखा है कि मैट्रिक्स कभी भी किसी नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये कर सकते हो कि ज़ीरो की जगह यहाँ पे ओ, कैपिटल ओ डाल दो, तो फिर ये मीनिंगफुल हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए हो गया हमारा, जैसे एक सेकंड पार्ट में हमने ले लिया, मान लो बी मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स है 1/1 ऑर्डर का, तो सिर्फ 0 होगा इसमें, 1/1 ऑर्डर है। ठीक है, एक सी मैट्रिक्स ले लिया, थर्ड देख लो, सी ले लिया हमने 0 0 0 0 0 0 0 0, इसका ऑर्डर क्या हमारे पास 2/4, तो ये भी एक नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स बोलो या जीरो मैट्रिक्स बोलो, कंडीशन एक ही है कि उनके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा ई। उसके बाद आते हैं एफ पे। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, इफ, चलो इसको लिख लेते हैं, इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, number of columns in a matrix are equal, then it is called a square matrix. एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगा, इफ एक मैट्रिक्स हमने ले लिया AIJ, ठीक है, m/n ऑर्डर का, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये हमारा मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन m शुड बी इक्वल्स टू n, ये कंडीशन होना चाहिए। मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब उसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या होने चाहिए, सेम। अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है तो फिर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स के क्रॉसपॉन्डिंग ही डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है। अब आगे तुम जब पढ़ोगे चैप्टर डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा कि जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, उसको तुम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर ऐसे बोलो कि स्क्वायर मैट्रिक्स को तुम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स को नहीं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को। स्क्वायर मैट्रिक्स के क्रॉसपॉन्डिंग ही डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है, याद रखना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। एग्जाम्पल देख लो, एक मैट्रिक्स हमने ए लिया -1 0 3 4, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, बिकॉज 2/2 ऑर्डर का है। अब इस ए मैट्रिक्स के क्रॉसपॉन्डिंग डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर जाएगा, उसको हम ऐसे लिखेंगे -1 0 3 4। अब ये डिटर्मिनेंट क्या, एक प्योर रियल नंबर है, इसका वैल्यू एक रियल नंबर होगा। कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई, पहले ऐसे क्रॉस करते हैं तो -4, फिर -0 × 3 0, तो 0, तो इसका आंसर क्या हो गया, -4। यह -4 किसका आंसर हुआ, इस मैट्रिक्स का आंसर नहीं हुआ, इसका डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स के क्रॉसपॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर क्या है, या उसका वैल्यू क्या है, -4। ठीक है, अगर मैं तुम्हें सेकेंड में बोलूँ कि एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया 0, क्या ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। यहाँ पे मान लो कि मैंने एक थर्ड एग्जांपल लिया, एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया A, ऐसे ABCD, तो ये भी 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ऐसे लिखेंगे ABCD। अब सुन लो, ये जो है ना डिटर्मिनेंट जो है ना, ये मॉड नहीं है, बात को समझना। मॉड डिफरेंट चीज़ है, डिटर्मिनेंट डिफरेंट चीज़ है। मॉड का वैल्यू हमेशा नॉन निगेटिव आता है, बट डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। ये मॉड नहीं लिखा हुआ है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ है। ये किसके इक्वल होगा, पहले इस 2 को क्रॉस करो AD, फिर इस 2 को क्रॉस करो, सब्ट्रैक्ट कर दो BC। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। जैसे यहाँ पे बताओ, ये
सॉरी, ये जो हमने मैट्रिक्स लिया इसका डिटर्मिनेंट हमें क्या मिला, -4 मिला। अगर ये मॉड होता तो मॉड का वैल्यू तो कभी निगेटिव नहीं होता है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। ऐसे लिखते हैं, अगर हमने मॉड ऐसे लिखा, अगर यहाँ पे मैट्रिक्स लिया, इसको क्या रीड करेंगे, इसको हम रीड करेंगे मॉड ऑफ मैट्रिक्स से। बात को सुनना आप ध्यान से। अगर किसी भी मैट्रिक्स रीड हम ऐसे करेंगे, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट बोल दो या मैट्रिक्स ए का मॉड बोल दो। अब बात को सुनो ध्यान से। अगर हम किसी रियल नंबर का मॉड लेते हैं ना, अगर हम किसी भी रियल नंबर का मॉड लेते हैं तो वो मान लो कि वो हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। बट अगर हम किसी मैट्रिक्स का मॉड लें, ऐसे या तो इसको तुम बोल दो मॉड ऑफ मैट्रिक्स से, या बोल दो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से। अगर हम किसी मैट्रिक्स का मॉड लें तो फिर वो क्या हो सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, ज़ीरो भी आ सकता है, एंड पॉजिटिव भी आ सकता है। बट अगर हम किसी रियल नंबर का मॉड लें तो रियल नंबर का मॉड हमेशा नॉन नेगेटिव आता है, इस बात को ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इफ़ ए कोई रियल नंबर है। ये तो 9th-10th क्लास से पता होगा। अगर ए रियल नंबर है तो, और डिटर्मिनेंट ऑफ या मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ए, ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है। मतलब लेस देन ऐसे भी लिख सकते हो उसको तुम, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेस देन 0 भी हो सकता है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल भी हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखोगे। और अगर तुम्हें डिटर्मिनेंट मॉड बोलने में कंफ्यूजन हो रहा है तो तुम इस काम करो कि इसको छोड़ ही दो, मॉड बोलो ही नहीं, तुम तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलो, ठीक है। मॉड मत बोलो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलो। बट इसको हम मॉड ऑफ मैट्रिक्स ए बोल सकते हैं। अगर ए मैट्रिक्स का मॉड लिया तो वो निगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। बट अगर हमने किसी रियल नंबर का मॉड लिया तो वो सिर्फ नॉन नेगेटिव होगा, डैट मीन्स पॉजिटिव या तो 0 के इक्वल, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखोगे, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। एक ये बात और एक ये याद रखोगे, ठीक है। चलो, अब अगर किसी बच्चे को ये है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये वाला केस कैसे, तो चलो मैं एक बार फटाफट एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। मतलब कि हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, मान लो 0 1 2 3, तो ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा। अब इसका अगर मैंने डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट ए बोल सकते हैं या फिर मॉड ऑफ ए बोल देंगे, तो वो क्या होगा, 0 1 2 3। ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 3 -1 × 2, क्या हो जाएगा 3 - 2 1। 3 - 2 ये हो गया हमें 0 माइनस, सॉरी क्या मैं बोल, ये हो जाएगा 0 - 2 लेस देन 0 हो गया, ठीक है। देख लो, मतलब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट क्या आया, फिर मैट्रिक्स ए का मॉड क्या मिला हमें, लेस देन 0, लेस देन 0 मिल गया, ठीक है। अब अगर हम लोग एक बी मैट्रिक्स लेते हैं, बी मैट्रिक्स ऐसे ले लिया हमने 0 4 0 0, ये भी 2x2 ऑर्डर है, तो इसका भी डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा। देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा हमारा ये 0 4 0 0। इसको अगर हम करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस दो को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0 × 0 -0 × 4, ये क्या मिल गया हमें 0। देख लो इस बार क्या मिला, मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट भी क्या मिला हमें 0। एक थर्ड केस ले लो, एक सी मैट्रिक्स ले लो तुम, सी मैट्रिक्स मान लो ले लिया हमने 1 2 3 और 10 ले लिया। ये भी 2x2 ऑर्डर है, तो 2x2 ऑर्डर है, इसका क्या मतलब है कि इसका भी डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा या इस मैट्रिक्स का मॉड एग्जिस्ट करेगा। तो मॉड ऑफ सी क्या हो गया, 1 2 3 10, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 10 10 -6, क्या हो गया, मिल गया हमें 4, ये ग्रेटर देन 0 मिल गया। तो ठीक है, यहाँ पे दिख गया ना कि किसी भी मैट्रिक्स का जो मॉड होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है।
बट जो रियल नंबर है उसका मॉड हमेशा क्या मिलता है हमें, नॉन नेगेटिव। ठीक है, ओके।